जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुँच चुके हैं। एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो समिट हो रही है, जहाँ दुनिया भर के तमाम नेता इस समय पहुँचे हुए हैं और ज़ाहिर है भारत से जो मोदी जी को बुलाया गया है, मोदी जी वहाँ पर इस तमाम समिट को को-चेयर कर रहे हैं। तो कल इस सभा में भाग लेने के लिए, इस समिट में भाग लेने के लिए वो कल पहुँच गए थे। जी, जैसा कि आपने देखा बड़ी गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं इस स्वागत में और ये जहाँ का दृश्य है, ये राष्ट्रपति का पैलेस है पेरिस में जहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। अब भव्य स्वागत कहा जाना चाहिए। उनको बाकायदा वहाँ पर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया और इस सब के साथ ही मैं आपको बताऊँ आज आज उनकी इस विज़िट का दूसरा दिन था और आज वो पेरिस में इस आर्टिफिशियल समिट में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी के लिए मानवता के कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है, ये समाज सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ये दिखाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाती है, इसका पॉज़िटिव जो पोटेंशियल है, वो कितना असाधारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है और वक़्त के साथ-साथ रोज़गार का स्वरूप भी बदल रहा है। दरअसल इसके बारे में तो मित्रों मैं आपको पिछले दिनों के एग्ज़ाम्पल भी दे गया था, उसके खतरे भी पे भी बात कर रहा था। आज भी मैं आपसे इस बारे में हल्का-सा इशारा करूँगा, लेकिन पहले हम मोदी जी की विज़िट पे बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोज़गार के संकट पर ध्यान देना होगा। यही वो बात है जिस पर द को दरअसल मैं आपके साथ आज थोड़ी-सी डिस्कस भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके कुछ उदाहरण भी हैं। तो हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कुछ देर में हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल रोजगार के संकट पर किस तरह से प्रभाव डाल सकती है। इतिहास गवाह है कि ये मोदी जी कह रहे हैं, इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। ये वही बात है कि जब राजीव गांधी पहली बार भारत में कंप्यूटर लाने की जिक्र कर रहे थे और कंप्यूटर क्रांति की बात कर रहे थे, उन्हीं दिनों मुलायम सिंह यादव जैसे नेता जो हैं, वो कह रहे थे कि कंप्यूटर के आने से देश में बेरोज़गारी फैल जाएगी। आई एम सॉरी बेरोज़गारी फैल जाएगी और तब भी ये बात एक वर्ग हमारा जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो कह रहा था कि नहीं, इससे और ज़्यादा हमारे यहाँ जो जो एम्प्लॉयमेंट है, वो होगा और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी, वो बढ़ेगी। जो कि सही बात साबित हुई और आज वही पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान लोगों को लैपटॉप बाँटने के वादे करती है। तो ऐसा भी होता है। मोदी जी ने कहा इसी सभा में कि भारत ने सफलतापूर्वक कम लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। डेटा एम्पावरमेंट के ज़रिए डेटा की ताकत को अनलॉक किया है। ये विज़न भारत के राष्ट्रीय आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मिशन की नींव है, फाउंडेशन है। भारत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को साझा करने के लिए तैयार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य अच्छा और सभी के लिए हो। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि समिट की शुरुआत को लेकर कि ये उन्होंने एक उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक सरल उदाहरण देना चाहता हूँ। मोदी जी ने अपना ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी एआई ऐप पर अपलोड करते हैं, तो ये सरल भाषा में आपके स्वास्थ्य का इसके लिए क्या मतलब है, समझा देता है। उन्होंने कहा यदि आप उसी ऐप से किसी व्यक्ति का बाएँ हाथ से लिखते हुए चित्र बनाने को कहते हैं, तो ये ऐप सबसे अधिक संभावना किसी व्यक्ति को उसके दाएँ हाथ से सॉरी दाएँ हाथ से लिखते हुए दिखाएगा। पीएम ने कहा कि एआई
पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के नए कोड लिख रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो उन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस में कहीं। मैं आपको अगर इसी की और आगे वर्णन दूं, तो हम ज़ाहिर है इस पे और आगे बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी सोमवार को यानी कल फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद एलिसी पैलेस, ये जहाँ जहाँ का मैंने आपको दिखाया स्वागत का दृश्य, इसको एलिसी पैलेस बोलते हैं, वहां उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने मोदी जी के स्वागत में डिनर का भी आयोजन किया। इस डिनर में बाय द वे तमाम लोग इंक्लूडिंग अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी शामिल हुए, और इसका जिक्र मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। उन्होंने वहां पे उनको धन्यवाद भी किया है बाद में। आज पेरिस समिट में शामिल होने के बाद वे सीईओ फोरम में बैठक में शामिल होंगे मोदी जी। इसके बाद वे मसई के लिए रवाना होंगे, जहां भारत का जो वाणिज्य दूतावास है वो खोला जा रहा है। आज भी इनफैक्ट इस समय जब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, उस समय तक वो खोला जा चुका है। आज रात वे मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, बायलैटरल रिलेशंस की बातचीत होगी। अब इससे पहले कि हम बात को और आगे बढ़ाएं दोस्तों, मैं आपको एक हल्की सी झलकी दे देता हूं कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, दरअसल उन पर एक नज़र हम डाल लें ताकि हमें उसका इतिहास पता लग जाए। और ये मैं रिकॉर्ड के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इन रिश्तों को समझने में आसानी मिले। 1964 में फ्रांस और भारत के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ। याद रहे तारीख, साल को याद करिएगा, 1964। ये वहां शुरुआत हो रही है जिस कोलैबोरेशन की मित्रों, वो आज हम 2025 में खड़े हैं। और इसीलिए आप पाते हैं कि रशिया के अलावा एक और मित्र जिसे हम हमेशा यूरोप में अपना मित्र मानते रहे हैं और जिसने कभी हमको धोखा नहीं दिया है, वो फ्रांस है। इस बात को आप इस नजरिए से भी देखिएगा कि फ्रांस शायद हम कह सकते हैं पश्चिमी देशों में शायद पहला ऐसा देश था जिसने भारत के पोटेंशियल को लॉन्ग टर्म में पहचाना और ये समझा और ये भरोसा किया कि लॉन्ग रन में ये देश और इसकी संस्कृति जो है उसके साथ मिलकर चला जा सकता है, और बिना अपनी वैल्यूज पर कंप्रोमाइज किए हुए, समझौता किए हुए, और ये कि यह देश भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। तो ये भरोसा फ्रांस को भारत पर तब से था। अच्छा, चलिए, तो 1964 में फ्रांस और भारत के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ। उसके बाद भारत ने फ्रांस की मदद से 1974 में, याद रहे, 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी इसमें फ्रांस की मदद शामिल थी। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम की सप्लाई की। 1983 से दोनों देशों के बीच नियमित बायलैटरल नौसैनिक अभ्यास चल रहे हैं। 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद में फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। तो आप देख रहे हैं कितने कितने फर्स्ट लगे हुए हैं फ्रांस और भारत के बीच में, स्पेशली फ्रांस की तरफ से। 1998 में ही दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम हुए। ये देखिए, ये क्या कैसी कमाल की बात है ना, पश्चिमी देश के साथ में, किसी पहले पश्चिमी देश के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशन का कायम होना भारत का। और उस समय पर जब दरअसल भारत परमाणु विस्फोटों के बाद में सैंक्शन से गुजर रहा था, अमेरिकी सैंक्शन हमारे ऊपर लगे हुए थे। तो 2005 में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ। 2016 में 36 रफाल फाइटर खरीदने का समझौता हुआ, और उसके बाद 2019 में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन में पाकिस्तानी प्रस्तावों को वीटो किया। एक जमाना था कि ये काम रशिया किया करता था हमारे लिए मित्रों। I'm sorry, really apologize. फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिसर में भारत की स्थायी सदस्यता का पक्षधर रहा है लगातार, और फ्रांस और भारत के सीक्रेट और डिफेंस फोर्सेस आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे के साथ आज तक लगातार सहयोग करते रहते हैं। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था, 1974 की बात हो रही है दोस्तों, तो बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक फ्रांस 1970 के दशक से एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भारत का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिका ने भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए जरूरी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। तब भारत ने फ्रांस की मदद से ही 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था।
एनपीटी पर दस्तखत न करने की वजह से अमेरिका ने 1978 में भारत को न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम की सप्लाई बंद की थी। रूस ने भी भारत को मदद नहीं दी थी। ऐसे वक्त में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम की सप्लाई की थी। अब जरा देखिए कि ये अमेरिका इस मुल्क से क्यों घृणा करता है, आप देख रहे हैं? क्योंकि नैतिकता के आधार पर अगर आप देखें तो ये मुल्क हमेशा अमेरिकन्स के खिलाफ गया है। फ्रांस अकेला वो देश है शायद पश्चिमी देश जो हमेशा अमेरिकन मोरालिटीज के या उनके उनके प्रिंसिपल्स के या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ गया है। यही कारण है कि अमेरिका को फ्रांस फूटी आंख नहीं सुहाता। इसके बाद 1982 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो तत्कालीन जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे फ्रांसुआ मित्रा जो हैं वो उस समय पे भारत आए थे। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी थी उस समय में हमारी प्रधानमंत्री। तो ये आपके बाएं हाथ पर जो नजर आ रहे हैं वो फ्रांसुआ मित्रा है। वो भी क्या जमाना था जनाब, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चला करती थी नहीं। तो खैर, तो क्या कहा जाए, कई बार ये भी पुरानी पिक्चरों का नॉस्टैल्जिया होता है दोस्तों। तो अच्छा, इसके बाद आप समझ देखिएगा कि जब ये इनका 1982 का ये दौरा हुआ, उसके बाद पश्चिमी देशों के उलट जाकर फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद की। न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद की। रूस के बाद फ्रांस अकेला ऐसा देश है जिसने भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मदद की। इस प्लांट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है। महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया था। मैं आगे आपको बताऊं कि फ्रांसीसी अखबार लमांड जो है, मॉन्ड मॉन्ड अगर मैं समझता हूँ उसका नाम, उसका मतलब चांद होता है, तो लमांड बेसिकली अखबार का नाम चांद है। मैंने कुछ कहा नहीं। फ्रांसीसी अखबार लमोंड के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजिक के तौर पर भारत 1998 से ही फ्रांस का करीबी रहा है। पोखरण टेस्ट के 4 महीने पहले जनवरी 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक भारत आए थे, जिसके बाद दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कायम किए थे। अब ये भी याद रखिए, अगर अगर आप पिमरी अगर आप उनका देखें का रिकॉर्ड, तो तो जो फ्रेंच अखबार है लमॉन्ड वो ये भी बताता है कि फ्रांस ऐसे वक्त में भी भारत का साथ देता आया है जब अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भारत का साथ छोड़ चुकी थी। पोखरण में परमाणु टेस्ट के बाद अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन फ्रांस ने भारत का लगातार समर्थन किया। फ्रांस ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए भारत को हथियार बेचना शुरू किया। देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है। पश्चिम के लिहाज से देखिए, किसी नेटो कंट्री का जो देश है वो अमेरिका को धता बताते हुए भारत को हथियार बेच रहा है, जबकि अमेरिका अमेरिका ने वहां सैंक्शन लगा रखे थे हमारे ऊपर। और अब तो अब वो रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार आपूर्ति करने वाला बन गया है। भारत को अगर देखें तो आप तो फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट, रफाल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां मिल चुकी हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि अगर आप डेटा देखना चाहें इसका, कि दरअसल जो हमें हथियार सप्लाई होते रहे हैं या हो रहे हैं आज भी, तो उनकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, तो मैं आपको बता दूं। ये रहा ये रहे, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ। ये 2019 से लेकर और 2023 तक का डेटा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मैं आपको अभी जरा, मुझे 1 सेकंड लगेगा उसको अपलोड करने में। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेटा भी। तो 2023 तक का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, जिसे ये रहा जी, ये रहा वो डेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पाएँगे प्रीमियर का डेटा कि है कि कैसे ये दूसरे नंबर पर है। आप अगर ऊपर देखें, रूस हमको इस समय 1900 में 2019 और 23 के बीच का डेटा देख के बता रहे हैं कि रूस जो है वो 36% हमको हथियार की सप्लाई करता है। फ्रांस 33%, यानी कि फ्रांस दूसरे नंबर पे आता है। अमेरिका हमको 13% दे रहा है। इज़राइल 9% दे रहा है। साउथ कोरिया 3% दे रहा है। और दूसरे मुल्क अलग-अलग मिलाएँगे तो अन्य जिसको कहते हैं वो 6% दे रहे हैं। तो ये
तमाम डेटा है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस इस समय नंबर 2 पे खड़ा हुआ है, हमें उन देशों की लिस्ट में जो हमें हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर हमारा जो है, वो है फ्रांस। ओके, आगे चलते हैं और हम फिर देखेंगे कि फ्रांस ने इंटरनेशनल फोरम पर भारत को किस तरह हमेशा सपोर्ट किया है। सितंबर 2023 में जो G20 समिट हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन दिसंबर में उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया। हुँ? ऐसे वक्त में भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन को गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता भेजा और उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस ने भारत का हमेशा समर्थन किया है। भारत के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की थी। इसके अलावा फ्रांस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में यानी एनएसजी में भी भारत को सदस्य बनाने का पक्ष धर रहा है। तो ये थी वो बातें दोस्तों जो मुझे आपके साथ करनी थी अभी फ्रांस को लेकर शेयर। अगर मैं इस समिट की बातें करते हुए कि जो जो समिट में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो मैं आपसे उनके कुछ वीडियोज़ भी शेयर करना चाहूँगा और वो वीडियोज़ कुछ ये रहे। फ्रेंड्स, देयर इज नो डाउट that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. जी, ये थे हमारे प्रधानमंत्री और मजे की बात जानते हैं आप, इसी सभा में जब जेडी वैंस को बोलने के लिए कहा गया, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बाकायदा आज मुझे बड़ी उत्तेजना हुई थी, बड़ा एक्साइटेड हुआ था मैं सोच के कि जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज जब बोलने के लिए वहाँ आए, तो जनाब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को साइट किया, उनकी जो उनके शब्दों को वहाँ इस्तेमाल किया और कहा कि ये मोदी जी जो कह रहे हैं कि कैसे जो एआई की जो ताकत है वो जो रोज़गार है, इंसानों का जो किया जाने जो एम्प्लॉयमेंट की जो उनके चांसेस हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, इस पर गंभीरता से गौर किए जाने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी रेयर बात है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री को लोग साइट करके, उनको रिसाइट करके, उसको कन्विंस एक सारी की सारी दुनिया में लग रहा है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, जिसे शायद समझ पाना आज की तारीख में थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन आने वाला समय इसको जब रेट्रोस्पेक्ट में देखेगा, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ज़रा देखिए एक और वीडियो उसका, जो मोदी जी का, जो उन्होंने वहाँ पे उसी एआई समिट में बोला। Today's discussions have brought one thing. There is unity in vision and unity in purpose across stakeholders. I welcome the decision
to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. जैसा कि आपने देखा कि वहां पर मोदी जी ने अनाउंस किया कि अगला जो एआई समिट है वो भारत में होने जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहीं पर ये भी तय हुआ है कि यूरोपियन यूनियन भारत के सहयोग से यानी भारत को पार्टनर बनाकर एआई में 200 बिलियन डॉलर लगाने जा रही है। 200 बिलियन डॉलर। और उसमें ईयू का पार्टनर कौन होगा? जी, भारत। तो अब आप यह कल्पना करिए कि आने वाले दिनों में मैं इसके साथ ही आपको एक और जानकारी दे दूं। अगले हफ्ते यानी कि जो हफ्ता आ रहा है, अगले हफ्ते उर्सुला फॉन डर लायन जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन की, वो आ रहे हैं और जनाब वो बात हो रही होगी एफटीए की, यूरोपियन यूनियन के साथ जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बहुत संभव है कि वहां से जो अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन चाहता है, तो जनाब कुछ नहीं 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में होने जा रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो आप जरा सोचिए कि चीजें किस लेवल पे जा रही हैं। खैर, मगर चीजें किस लेवल पे जा रही हैं, जिस भी लेवल पे जा रही हैं, वो इतना बड़ा लेवल है मेरे दोस्तों कि उसके बाद में हमारे बगल वाले मुल्क में जलन होना तो स्वाभाविक है ना? जलन होना तो स्वाभाविक है। इसलिए वहां जलन हुई और ये जलन इसलिए भी हुई क्योंकि फ्रांस ने फैसला किया है कि वो भारत से पिनाका रॉकेट में जो 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 पिनाका रॉकेट्स को हमारे यहाँ से खरीदेगा। ये जो खबर है ये बहुत बड़ा धमाका है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक पश्चिमी मुल्क जो है वो भारत से हथियार खरीद रहा है। हम इस मुद्दे पे और बात करेंगे, लेकिन उस जलन के साथ जो कमर चीमा के यहां से आती है, देखिए जरा उस जलन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। Absolutely. इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? भारत, वो इंडिया के अंदर होगी जी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं जी कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन, सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने
मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जी। जिस लेवल पे खेल रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। वैसे सोचो जरा, ये चीमा साहब पाकिस्तान बीच में लेके कहाँ से आते हैं? इसमें पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? मैंने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ ग्लोबल कोऑपरेशन, कहाँ ईयू और भारत के रिश्ते, जरा आपस की ट्रेड देखिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जा रहे हैं दरअसल ईयू के पास जीएसपी लेके मांगने कि भैया जीएसपी दे दो ताकि हमारा ही माल तुम्हारे आ जाया करे। बिना जीएसपी के इनका कबाड़ा हो जाता है, ये अपने कंपटीशन में रह ही नहीं पाते वहां के, अपना प्रोडक्ट वहां बेचने की हालत में। तो मगर उसके बावजूद आदतें बुरी पड़ी हुई हैं, भारत से मुकाबला करने की बात छोड़नी नहीं है। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात सोचो दोस्तों, अगर ये आज कोशिश करना शुरू करें भारत के बराबर यहाँ आने की, तो क्या तब तक भारत यहाँ खड़ा हुआ इनका इंतज़ार करता रहेगा कि भाई तुम आ जाओ हमारे बराबर, फिर हम भी आगे चलें कुछ? ऐसा तो नहीं होगा ना? अगर ये यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसी बीच में भारत आगे भी तो जा रहा होगा। और वो अब देखें, जहां पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ऐसा ही है। ठीक है जी। हुँ, सो ये चीज है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो बिल्कुल। वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। अब भूल गए हैं चीमा साहब कि भारत में मेडिकल टूरिज़्म का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हुँ, हमारी हुँ, सोसाइटी को तब्दील कर रही है। बेशक। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी, कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ हुँ, पे हुँ, तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमने तो एआई को सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के हक में छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल बस ऐसे ही दैट्स है। इट। फ्यू इंडिविजुअल्स देखते हैं इस एआई को, बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स देखते हैं जनाब, और कोई नहीं देखता। हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीजें चलेंगी। और अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने अपनी ग्लोबल, आप समझ गए? मतलब चीमा साहब को यकीन नहीं है। नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, मतलब रियलिटी ऐसी नहीं है, ऐसा चीमा साहब का कहना है। मतलब बिना कहे ही वो ये बात कह रहे हैं कि दरअसल रियलिटी ऐसी नहीं है कि भारत या मोदी जी जो है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा समझ रहे हैं। क्या बात है! साउथ की जो कहानी है वो भी एक्सप्लेन की है कि देखें जनाब, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं। हाँ, और इवन के जेडी वैंस जो हैं, उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया। ये सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये अब क्या कहा जाए इनको, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनको कोट किया है, बेसिकली उनको उनके वर्ड्स को कोट किया है कि आई 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 सपोर्ट हिज स्टेटमेंट। तो उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना मोदी जी को सपोर्ट करना नहीं है, वो उनकी बेसिकली कोटेशन को, उनके कहे हुए लफ्जों को खुद इस्तेमाल करके और उसको अपने ये बता रहे हैं कि भाई आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट, ये है। मगर चीमा साहब, कि जनाब, जो एआई है इसने हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिनको, जिसे वो कहते हैं ना, जिसको वो अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल, लो कॉस्ट पे, हाँ, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहां भी ये कहा, बिल्कुल और कहा वो है। सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या बात क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई को अडॉप्ट करने में,
इवन के उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। हम्म। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे इसमें इसमें डाउट क्या है? हमारे दोस्त हैं, अक्सर हमारे साथ, आपने देखा होगा, आते रहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आते रहते हैं, राहुल भाई। अब देखिए, उनके बच्चे, जो उनकी डॉटर जो है, वो बाकायदा एआई उनको स्कूल में लेकर जा चुकी है। उनके स्कूल में एआई आई हुई है, पढ़ा रहे हो लोग, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं एआई को। तो अगर तो हमारे यहाँ जो टैलेंट पूल बनेगा, जो स्कूल से सीखते हुए बच्चे ऊपर आ रहे होंगे, तो आप खुद ही सोचिए, वो टैलेंट पूल तो हमारे यहाँ बनना ही है, और बनना ही नहीं, बढ़ना भी है। लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हम्म। ठीक बात है। हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हम्म। हमारे पास एआई डाटा पूल है। बिल्कुल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। एग्जैक्टली। यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ी सीधी सी बात है। ये अपने अपने मफाद की लड़ाई है, ये अपने अपने इंटरेस्ट की लड़ाई है। अगर यूरोप को एक प्रेशर झेलना पड़ रहा है अमेरिका से, तो उनको अपने हाथ पांव कहीं ना कहीं तो फैलाने होंगे ना दोस्तों। और इसके उदाहरण इसी इसी वीडियो में आप आगे भी देखेंगे कि भाई, अगर एक तरफ से प्रेशर पड़ता है, चाहे वो इस फील्ड में हो, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो आदमी अपने बाजार को फैलाएगा, अपने रिसोर्सेज को फैलाएगा, कहीं और से अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। ये तो नॉर्मल है। कल तक उनके पास एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला था, कोई धमकियां नहीं थी यूएस से। आज तो अमेरिका और ट्रंप खास तौर पर जब से आए हैं, तो उन्होंने तो ये तय कर लिया है कि उनको दुनिया का नक्शा ही बदल के रख देना है। तो फिर जो दुनिया के बाकी के मुल्क हैं, वो कहीं न कहीं अपना-अपना रास्ता भी तो तलाशेंगे। तो यहाँ पर फ्रांस है, जो कि यूरोप को लीड करता है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो कैसे अमेरिका के कितना बड़ा दोस्त है, इन द सेंस कि अमेरिका जो है, उसकी जो वो 200 पनडुब्बियों वाला जो के खेल था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो कैसे लेके भाग गया था। ऑकस बना लिया था उसने। तो ये सीन है। इसीलिए तो भाई साहब एमानुएल मैक्रोन जो है वो जफियां डाल रहे हैं। बिल्कुल, किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। बिल्कुल। और उनको समझ आया, ठीक है जी, उसको इस चीज की समझ आया कि जैसे तैसे जो भी करना है, जो भी करना है, जैसे भी हो। ठीक है जी, जैसे तैसे जो भी करना है, है ना? जो भी करना है, जो भी हमें हो। हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। देखिए, हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। इंडियन रॉकेट ये पिनाका की बात हो रही है। लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई एक्चुअली दोस्तों, जो अपडेट है उसमें ये है कि ये कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। ये तमाम बातें हो चुकी हैं, सिर्फ फॉर्मल डील साइन होनी बाकी रह गई है, जो जल्दी हो जाएगी। कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। अच्छा, ये बात सही भी है। अगर जर्मनी बनाए इसको, या स्वीडन बनाएगा इसको, या कोई और बनाएगा, और वो विद इन यूरोप इनको बेचेंगे, तो न सिर्फ उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी बनाने की, यूरोज़ में जो उसकी कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी, और वो अगर एक मुल्क दूसरे से खरीदेगा, तो आप पाएँगे कि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। व्हेयरएज़ अगर वही चीज़ भारत में बनी है और परफॉर्मेंस वाइज़ ठीक है, तो आप पाएँगे कि ये उनको इकोनॉमिकली ज़्यादा सूट करता है। तो फ्रेंच उसको ले रहे हैं हमारे यहाँ। अभी कुछ महीने पहले ही उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे यहाँ हुआ था, और वो लोग बड़े सैटिस्फाइड गए थे। दे वर ऑल वेरी सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर पिनाका मिसाइल सिस्टम। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था, वो काम कौन बिल्कुल, करेगा? वो काम इंडिया से लो, बिल्कुल। सस्ता, जबरदस्त।
और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है, हम्म जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, हम्म, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने ठीक कहा था बात है। ठीक है। हम्म सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना। बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, ये सही है। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर आत्मनिर्भर भारत। वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया, तो हम्म इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो हम्म कामयाब हो गया। कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है चीमा। उनका मॉडल कामयाब हो गया। जी बिल्कुल। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। हम्म नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, हम्म और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। हम्म फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया, हम्म 2019 से लेके 23 के बीच में, एज ये पर। वही डेटा है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि ये सिप्री का डेटा है, जो स्वीडन बेस्ड एक कंपनी है। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट नॉट कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तमाम आर्मामेंट का डेटा रखती है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, हाँ। देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। याद है आपको, अभी जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो अमेरिका दरअसल भारत से आउटसोर्स कर रहा था। बहुत सारे हमारे यहाँ से स्मॉल आर्म्स बनकर जा रहे थे अमेरिका। तो बेसिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका उसको एक थर्ड पार्टी को सप्लाई कर रहा था, एंड द थर्ड पार्टी वाज यूक्रेन। मजे की बात क्या है कि इस बात की जानकारी हमने दे रखी थी रशिया को, और ये बात पब्लिक में तब आई जब कुछ लोग वहां पकड़े गए जिनके पास वो हथियार मिले थे। मगर ये अंडरस्टूड था कि दोनों देशों के बीच में स्मॉल आर्म्स से कोई लंबा चौड़ा रशिया को फर्क पड़ने वाला था नहीं, और हमारे लिए एक वो मनी मेकिंग चीज थी। तो इसमें मोरालिटीज नहीं होती, जैसे कहा मैंने, कल भी हमने बात की थी कि मोरालिटीज जैसी बातें क्या की जाए, मगर इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं था और हमें फायदा था। हम अपनी एक एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप कर रहे थे, जो हमने अमेरिका के जरिए की। इनफैक्ट आप ये देखिए, फ्रांस से अगर पिनाका की शुरुआत हो रही है, तो आने वाले दिनों में चाहे वो अज़रबैजान हो, चाहे वो और दूसरे देश हों, आप पाएंगे कि ये सिलसिला अब ईयू में, अज़रबैजान ईयू में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जंग का मामला है, दूसरे और देश हैं यूरोप में जिनको आप पाएंगे कि वो हमारे इन प्रोडक्ट्स की तरफ को अब मूव करेंगे। ये एक खिड़की खुल गई है हमारे लिए ईयू के अंदर। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। बिल्कुल। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। बहुत रोता है यार। समझ रहे हैं बात को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। ना ना ना, बिल्कुल नहीं होंगी। अगर ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ जाते हैं आएंगे ही। तो समझें फिर ये, और फिर ये देखिए, मुझे मुझे एक बात बताएं
ये फ्रांस क्यों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है? कौन है खतरा? इंग्लैंड? कौन है खतरा? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? ये है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है फ्रांस को बेचेगा। ये बेसिकली रिपब्लिक डे का फोटो मार लिया भाई ने। रिपब्लिक डे में डिस्प्ले हुआ था हमारे यहाँ 26 जनवरी को, तो ये उसका फोटो उसने ले आकर यार टांग दिया आपको। सो अगर फ्रांस ये एडवांस टॉक्स में है, फ्रांस ये ले रहा है, तो आप ये समझ लें, और ये सारा डोमेस्टिकली बना है। अब इंडिया लेगा बदले, फ्रांस को भी बेचेगा, वेस्ट को भी बेचेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि आपकी सोच है कम है लाला, हमारे यहाँ कम है, क्या उल्टा बोल रहा है? जो चाइनीज ने किया है अमेरिकन के साथ, कि कहां पे जाके चैट जीपीटी कितने अरबों डॉलर की बनेगी, ए ओपन एआई कितने अरबों डॉलर की है, एंड डीप सीक $600 मिलियन। उन्होंने स्टॉक ही गिरा दिए हैं, अरबों डॉलर के स्टॉक गिर गए। पैसा डीप सीक में आ जाएगा, पैसा डीप सीक में आएगा, पैसा नहीं कहीं और जाएगा, पैसा डीप सीक में आएगा, पैसा नहीं कहीं और जाएगा। तो ये चीज है, दैट्स वेयर व्हाट वन मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये चीज जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब फ्रांस को बेचेगा असला और रशिया को भी बेचेगा असला, और कहेगा दोनों लड़ो और असला मुझसे लो, जो तुम पाकिस्तान और भारत के साथ करते रहे हो, जो तुमने असला हमें बेचते रहे हो, अब आपका मौका आ गया है आपसे बदले लेने का। इंडियंस अपनी सारी वो जिसे कहेंगे ना, वो अपना काम कर रहे हैं, और ये जो वेस्ट के अंदर कंपटीशन है और इनका जो चाइना के अंदर कंपटीशन है, अल्टीमेटली जो नेट बेनिफिशियरी है वो नरेंद्र मोदी और भारत है। बस मुझे तो यही नजर आ रहा है। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें। रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटरमिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया डिटरमिन करेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात। बिकॉज इंडिया अपने आप को उन्होंने ग्लोबल साउथ का वो बना लिया, तो हर मुल्क के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये वो कहते हैं जी देखो हम तो अब हम बेशक हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया। देखो हमारे पास अभी इतना नहीं है, लेकिन हमने अपनी वो जिसे कहते हैं ना अपना डाटा जो सिक्योर कर लिया। ये चीमा साहब इसको होमवर्क कहते हैं। ये होमवर्क करना होता है, इससे पहले कि दुनिया की तरफ उंगली उठाए आप अपना काम कर लें। सो ये चीज है जो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चीमा साहब ये बात कहाँ खत्म कर रहे हो? दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आगे भी तो कुछ बोलो, बंदी हो गए आप। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो एआई का खाता है ना, इसने परेशान बड़ा किया लोगों को। परेशान इसलिए किया है कि यार एक तरफ आप देखें, एक तरफ आप ये देखें, परेशान क्यों ना हो लोग, लोग परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे। ओके। और लोग इसलिए परेशान होंगे बिकॉज लोगों को इस चीज का अंदाजा है। क्या? लोगों को इस चीज का अंदाजा है क्या? कि यार जैसे तैसे, जैसे भी हो, जैसे तैसे, हाँ, जो भी हो, बिल्कुल जैसे तैसे जो भी हो, वाह क्या बात। हर कीमत के अंदर ओ इंडिया को इंगेज करके रखना है। अच्छा, दिस इज व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डिसाइडिंग, दिस This इज is how व्हाट you दे हैव consider बीन it. वर्किंग। और आपको पता है कि एआई के डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। डिसएडवांटेज यह है कि इससे नौकरियां भी जाएंगी। अभी तो पिछले लोगों को नौकरियां मिली नहीं है कि नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये मित्रों मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था कि ये मैंने पिछले दिनों देखा, मैंने ये भारत में देखा, और कि खास तौर पर जो कंटेंट क्रिएशन की कंपनियां हैं
वहाँ पर लिटरली सूखा पड़ रहा है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोग निकाल रहे हैं, वो चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करते हैं, एआई को यूज़ करते हैं और वो कंटेंट या आर्टिकल राइटिंग या जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो जनरली वहाँ कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो उनको परफेक्ट मिल जाता है, लेकिन जो एक आदमी वो हायर करते हैं, वो दरअसल ज़्यादा काम कर पाता है। वो इस एआई से जनरेटेड जो टेक्स्ट होता है, उसको वो ज़्यादा जल्दी अ, अपने फ्रेम में फिट कर लेता है, बजाय इसके कि वो खुद चीज़ों को बनाए और क्रिएट करे। तो ये एक ऑलरेडी इश्यू चल रहा है। मैंने कुछ लोगों को लिटरली बेरोज़गार होते हुए देखा है। तो इट्स एक्चुअली नॉट बीन वेरी गुड सीन ऑन कंटेंट क्रिएटिव जो सीन है वहाँ पर। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क या जो ग्लोबल साउथ जैसे मुल्क होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होती है दोस्त, होती है। चीमा साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ग्लोबल साउथ के ऐसे ही मुल्कों में एआई जब आ रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके हल निकल आएँगे और एआई के साथ में जो और जॉब्स होंगी, ऑड जॉब्स वो क्रिएट होएँगी, बट अभी वो टाइम आना बाकी है। ये कहना गलत है कि स ग्लोबल साउथ के लोग की कंट्रीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बाकायदा हो रहा है। उनमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती हुँ, कि भाई वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना कि अब पता देखें नहीं ना, क्या कहते हैं। जो जो काम इंडिया ने खुद किया वो हम आईएमएफ के डर से कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट। अब देख रहे हैं ना, अब बात बदल दी इसने। बिल्कुल बात बदल दी ना। कि वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नहीं बताया। और अब क्या कह रहे हैं कि जो काम इंडिया ने खुद किया है, वो हम आईएमएफ के डर से कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, आईएमएफ की एक टीम आई हुई है आजकल दोस्तों। आईएमएफ की एक टीम आई हुई है पाकिस्तान में। और अच्छा खासा हफ्ते 10 दिन रुक रही है। और वो दरअसल बात कर रहे हैं इनसे कि जो आपकी तमाम गवर्नेंस है, गवर्नेंस के मॉडल्स में जहाँ-जहाँ कमियाँ हैं, वो उनको ठीक करने के जा रहे हैं। और बाय द वे ये नॉर्मल नहीं है आईएमएफ के प्रोग्राम में आना, लेकिन पाकिस्तान के केस में इसको डाला गया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इनके गवर्नेंस के मॉडल में ही प्रॉब्लम है और वहाँ लोग बेसिकली तमीज़ से काम ही नहीं करते। तो वो उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जुडिशियल रिफॉर्म भी शामिल है बाय द वे। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं, इन पर इनके जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स पर कमेंट्री भी कर रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि आप कहाँ सुधार करो, कहाँ क्या करो, क्या गलत है इसको ठीक करो, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। ये भी कहना गलत है कि अगर पाकिस्तान उनके सुझावों को नहीं मानता है तो आईएमएफ का प्रोग्राम चलेगा, उसमें फिर रुकावट आएगी। इसकी पूरी की पूरी जो बात जो है वो आईएमएफ में तय है। तो ये उसका जिक्र कर रहे हैं कि हम आईएमएफ के डर से कर रहे हैं। ये बेसिकली आईएमएफ की जो टीम आई हुई है उनको बता रही है, एक-एक विभाग के साथ में उनकी कई-कई मीटिंग्स हैं और वो वहाँ गाइडेंस देने जा रहे हैं इनको कि क्या-क्या सुधार करो। मेथड्स हैं, वो हम आईएमएफ के डर से कर रहे हैं। आईएमएफ हमसे जबरदस्ती करा रहा है। यस। अब मुझे याद है कि हम ये जो डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं, ये आप करने कितने आसान हैं। मैं तो इस चीज को बहुत, आप पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जाएं, जो काम इंडिया ने अकेले कर लिया, इंडिपेंडेंटली कर लिया, क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट जो चाइनीज करते हैं, हुँ, ठीक है, मतलब चाइनीज तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं ना। वो तो मोबाइल भी लगाने की साथ जरूरत नहीं है, आप अंगूठा लगा दें, आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। हुँ, मुझे किसी ने बताया कि आप अंगूठा लगा दें, आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। आप अंगूठा लगा दें, आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। ओके। फिर? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ओके, शुक्र है कुछ तो समझे। मुझे ये चीज जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। करनी है? क्या कर रहे हो? अभी तो अंडरस्टैंड कर गए थे। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। हुँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड। और एक एक लॉन्ग टर्म चीज है, अच्छा, एक लॉन्ग टर्म चीज है। बिल्कुल है। मुझे है ऐसा नहीं। लगता है हुँ, कि इंडिया एआई में भी अपनी स्पेस बनाएगा, वेस्ट को असला भी बेचेगा। ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है। इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। अब आपको समझ में आ रहा है ना? ये जो दुखती कह रहा है चीमा, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि शुरू से आपको मैंने पूरी लिस्ट गिराई ना कि किस तरह से भारत के जो संबंध रहे वो कैसे रहे हैं। और जब भी किसी ने
अगर एक मुल्क है जो अमेरिका के सामने बार-बार खड़ा हुआ है, उसकी पॉलिसीज़ को अपोज़ करते हुए और उसके अगेंस्ट गया है, ये फ्रांस ही है और इसीलिए अमेरिका की आँखों में फ्रांस अखरता है। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है। फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है। और एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था कि जिसकी अंदेशा आने वाले दिनों में कभी हो सकता है, वो ये कि फ्रांस न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर रखता है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी है उसके पास और ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी है। तो आप ज़रा ये सोचिए कि कल को अगर फ्रांस आगे बढ़ता है और वो यूरोप की सिक्योरिटी का ज़िम्मेदारी ले लेता है कि भई आई विल प्रोवाइड द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, तो आप ज़रा सोचिए कि बाकी लोगों के जो तमाम डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने का डर पैदा हो रहा है, तो सारे का सारा खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड डेवलप हो रहा है इस समय यूरोप और अमेरिका के बीच में और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तमाम दुनिया पे आ रहा है। इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब वो कहते हैं नहीं हम सेकुलर नहीं है, मतलब अब वो एक और लाइन में चल पड़े। लेकिन वो कहते हैं जी हमारा तो ये है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। हर बिल्कुल कर रहा मुल्क कहेगा कि हमने पैसे देने हैं, हर मुल्क कहेगा, हर मुल्क कहेगा, कहेगा। आगे हर चलो मुल्क कहेगा ये चीज। जी, जी कहेगा, आगे चलो। ठीक। बहरहाल मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर इज, जो हुँ। चीज मैं इसको जानना चाहता हूँ। ए, अभी क्या कह रहे थे? व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब क्या कह रहे हैं? अब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब हिंदी में बोलते हैं तो जानना चाहता हूँ और हिंदी में अंग्रेजी में कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड। वो बड़ी सीरियस एंड क्लियर सी है और अच्छा। वो ये है कि हुँ, जो भी हो जैसे भी जैसे हो, भी हो, बिल्कुल। ठीक है जी, जो भी हो जिस तरह भी हो, हाँ, जो भी हो, जैसे भी हो। इंडियंस ने अपनी स्पेस बना ली और अब ये अपना अगर असला बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, हाँ। तो बस फिर सत्ते ही खाते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया बेचेगा। हाँ, किसके अगेंस्ट चलेगा? रशिया के अगेंस्ट चलेगा। जरा सोचिए क्या क्या जलन है, मजा आ रहा है? कितना क्या जलन है? रशिया फिर ये आगे बेचेगा। हुँ, रशिया यही पिनाका रॉकेट सिस्टम ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को देगा। जरा सुनिए, जरा सुनिएगा। इन ये रशिया को बेचेंगे, मतलब हम रशिया को बेचेंगे, रशिया ईस्टर्न यूरोपियन को देगा। आप ज़रा सुनिएगा, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को देगा, यानी ये वो कंट्रीज़ हुए ईस्टर्न यूरोप वाले, जो पहले वार्सा पैक्ट में थे, नाटो के अगेंस्ट, वार्सा पैक्ट में, है ना? वार्सा पैक्ट वाले कंट्रीज़ को, जो कि रशिया के साथ हुआ करते थे कभी, वार्सा पैक्ट में, उनको बेचेगा। आगे देखिए ज़रा। कहेगा लड़ो रशिया के साथ। ये लो, सुन रहे हो? रशिया ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को बेचेगा और कहेगा लड़ो रशिया के साथ। समझते रह जाओ, सर पटक लो अपना और कोई मतलब निकाल लो इस बात का कि चीमा साहब क्या कह रहे हैं। भारत रशिया को बेचेगा, रशिया ईस्टर्न यूरोप वालों को बेचेगा, ईस्टर्न यूरोप वालों को बेच के कहेगा तुम लड़ लो रशिया के साथ। आई मीन व्हाट द हेल। जी। इन केस ऑफ अ डेंजर, बिकॉज ये जो अमेरिका ने इनसिक्योरिटी की है, ये जो अमेरिका ने मुश्किल में डाला है यूरोप को, क्या क्यों ना वो खरीदें? हो सकता है इनके आप सोच रहे हैं मतलब अब ईस्टर्न यूरोप से सीधे यूरोप पे आ गए और अब यूरोप वाले से कह रहे हैं कि भाई क्यों ना खरीदें। पता ही नहीं भाई क्या बोल रहा है। अपने उस तरह काम ना आ रहा हो, लेकिन उन्होंने एंगेज भी तो करना है ना यार। उन्होंने एंगेज करना है कि नहीं करना है? अब किसने किससे 100% एंगेज करना एंगेज है? करना है। किसने किससे एंगेज That's करना what है? I understand. That's what नॉट I see. अंडरस्टैंड। That's what I realize. ओ रियली? पता नहीं क्या रियलाइज करते हो। मोदी साहब, ये जो स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट की जो चैलेंजेस यूरोप की तरफ आए हैं, ये हम्म 200 अरब डॉलर वो क्यों ना लगाएं? वो एआई समिट अब अगली इंडिया में होनी है, आप क्या समझते हैं? हम्म क्यों होनी है क्यों नहीं? ये क्यों होनी है? क्यों नहीं? ये इसलिए होनी है, हम्म ये इस वजह से होनी है हम्म कि बिकॉज इंडिया आप उसको अपने आप को वो लीड करा रहा है। वो कह रहा है पायन मैं पैसे देने को तैयार हूँ, आए मेरे साथ।
वो ठीक बात है। पैसे देने को तैयार हैं, कहते हैं आए मेरे साथ, मैं पैसे हुँ, देता हूँ। किधर हुँ, चाहिए पैसा? कहाँ लगाना है पैसा? मुझे बताओ। हुँ। किधर चाहिए पैसा? कहाँ लगाना है पैसा? मुझे बताओ। मैं लगाता हूँ पैसा तुम्हारे साथ। अच्छा दोस्तों, इस बात में सच्चाई है। वो सच्चाई इस तरह से है कि अभी अमेरिका में सॉरी यूरोप में 2 जगह पर 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो 6th जनरेशन प्लेन बनाने की बात कर रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बनाने की बात कर रहे हैं। और दोनों ने इंडिया को साथ में लेने की बात की है। मतलब अब इंडिया बेसिकली को एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है, यू नो कि आपके पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा है कि आपको सोचना पड़ रहा है कि यार कौन-सी वाली चॉइस लें, इतनी चॉइसेस हो रही हैं। लेट्स सी क्या निकलता है। और ये हुँ। पिनाका रॉकेट कब जाते हैं इंडिया, ये जो समिट होस्ट करता है? माइनस पाकिस्तान ऑलवेज। माइनस पाकिस्तान एज़ ऑलवेज़ माइनस पाकिस्तान ऑलवेज़ ऑलवेज़ वो तो होना ही था दोस्तों। तो मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम जो मुझे आपके साथ लेकर आना था। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है उसको लेकर, बल्कि जो वहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो, और जो पाकिस्तानी रिएक्शन आया वो। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इस वीडियो पर अपने राय दें, अपनी कमेंट्स दें और एन्जॉय करें चीमा साहब को, उनकी उनके कन्फ्यूजन्स को। हमेशा मतलब चीमा साहब एक बात हमेशा करते हैं, दे ब्रिंग यू एज़ एन इंडियन, इट ऑलवेज ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस कि जब चीमा साहब कुड़ रहे होते हैं और फिर जो कंफ्यूजन होते हैं वो और भी ज्यादा मजा दिलाते हैं। तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ वंडरफुल स्माइलिंग पॉइंट। तो कीप स्माइलिंग। आप एंजॉय करें इस वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपने कमेंट्स जरूर दें, कमेंट देंगे ताकि मैं आपको आपके साथ अपनी राय भी शेयर कर सकूं और आपको समझ भी सकूं कि आप क्या कह रहे हैं सारे मामले पे। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। गुड नाइट।